कहते हैं रिश्तों के बिना जिंदगी बेमतलब है, पर फिर भी हम सब की जिंदगी को उलझा देते हैं रिश्ते। पर एक सवाल मन में आता है कि रिश्ते हमें उलझा देते हैं या हम रिश्तों को उलझा देते हैं। पहेली जैसा लगता है ना ये, लेकिन सच है। जहां रिश्ते हैं वहां प्यार है, वहीं गलतफहमियां हैं, मोह है, एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन कभी कभी ये जरूरत इतनी हावी हो जाती है कि इंसान इन रिश्तों को इस्तेमाल करने लगता है, और जब ऐसा होता है तब अक्सर किसी जुर्म के होने की आशंका जन्म लेती है। कौन थी ये मां जो अपनी जान देने पर तुली थी, जिसे लगता था कि उसी की वजह से उसके बच्चे की जान गई है? क्या वाकई उसने अपने बच्चे की जान ली थी या फिर कहानी कुछ और ही थी? मेरे बच्चे को ढूंढिए प्लीज, बचा लीजिए मेरे बच्चे को। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ चला गया, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अच्छे से चेक करो, ऊपर देखो ऊपर। अच्छा ये बताइए कि आपके बच्चे ने पहना क्या हुआ? व्हाइट और ऑरेंज कलर का जंपसूट पहना था। मैंने पहना था उसे क्योंकि मेहंदी नहीं आई थी ना। बेबी अच्छे से सो जाना। हाँ दीप्ति, हाँ चलो ना, देर हो रही है। हाँ बस हो गया बेबी, मम्मा पापा बस बाजू में। हाँ तुम चुपचाप अच्छे से सो जाना। दीप्ति चलो, सो गया वो। हाँ बस आ रही, बस हो गया। आप अपने 5 महीने के बच्चे को घर पर अकेला छोड़कर चले? सर पड़ोस में ही गए थे, और एक सीसीटीवी कैमरा तो था ही बच्चे पे नजर रखने के लिए। एक्चुअली हमारे नेबर ने हमें डिनर पर इनवाइट किया था, उनकी मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें हमारे बच्चे को छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। I never wanted to go। मानो मैंने सिर्फ इसलिए हाँ कहा था क्योंकि सुमन रुकने के लिए तैयार हो गई थी। अब सुमन रुक नहीं रही है तो हम अपने ध्रुव को अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। पास में तो जा रहे हैं दीप्ति, कौन सा दिल्ली जा रहे हैं हम? मुझे कुछ नहीं पता, उनकी एनिवर्सरी के लिए हम अपने ध्रुव को अकेला छोड़ दे? नहीं यार, अब मुझे गिल्टी फील मत करवाओ यार। मैं भी बाप हूँ, फिक्र है मुझे उसकी। और समझती क्यों नहीं हो यार? टर्न बाय टर्न आके देखते रहेंगे हम। हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल पे देख सकते हैं कैसा है वो। और बेडरूम में कैमरा क्यों लगवाया हमने, बताओ? मेरा मन नहीं मारा, मुझे नहीं जाना। लिसन टू मी। तुम्हारा बाहर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं चाहता हूँ कुछ समय तुम ध्रुव से अलग बिताओ। सो सॉरी, माफ कर दो प्लीज। सर, घर में फोर्स एंट्री हुई है, मेन डोर से नहीं लेकिन बैक डोर से। और बेबी कॉट पर जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वही वाईफाई से चलता है, किसी ने डिसेबल करके रखा है। और फैसिलिटी भी नहीं है रिकॉर्डिंग के, तो हमें फुटेज भी नहीं मिल सकता। आपने कैमरा लगवाया लेकिन रिकॉर्डिंग फैसिलिटी नहीं, क्यों? सर कभी सोचा ही नहीं कि जरूरत पड़ेगी। और मोबाइल पे हम देख सकते हैं कि बच्चा सेफ है कि नहीं। मानो अब तुम्हारा टर्न है, जाके देख के आओ ना प्लीज। कहीं नहीं जा रहे, स्मोक करने जा रहे। मानो डोंट बी एंग्शियस, रिलैक्स। ये कनेक्शन किसने निकाला? वाईफाई किसने निकाला है? सब कुछ अच्छी तरह से प्लान था, किसी को पता था
कि अगर वाईफाई डिसेबल कर दो तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाएगा। यह भी हो सकता है कि किसी की नजर आपके घर पर हो, कोई अपना कोई करीबी। क्या मतलब? सुजीत, इस बच्चे की तस्वीर को चारों तरफ सर्कुलेट करवाओ और इस एरिया के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है सबकी फुटेज चेक करो, बारीक से बारीक चीज नोट करो। जाओ। आप ये बताइए, पिछले 2-3 हफ्तों में आपके घर में कोई आया था? I mean, कोई इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कोई रिश्तेदार? मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, मेड को पता होगा, वो ही दिन भर घर में रहती है। सर, वो मेरे पति का ना तबीयत ठीक नहीं था, इसके लिए मैंने रात में आने के लिए मना कर दिया। साहब, मुझे कहाँ पता था कि ये लोग बच्चे को अकेला घर पे छोड़कर जाएंगे। मुझे लगा ये लोग पार्टी में नहीं जाने वाले हैं। आप ही बताओ ना साहब, ऐसे बच्चे को अकेला छोड़ के कोई जाता है क्या? हमें घर की तलाशी लेनी है। पर क्यों साहब, मैं तो शाम से घर पे ही हूँ। क्यों? छुपाने जैसा घर में कुछ है क्या? साहब, वो घर पे नहीं है। नहीं है मतलब? बीमार है ना, फिर भी घर पे नहीं है? चौकीदारी की नौकरी है साहब। छुट्टी कहाँ मिलती है? सर, अंदर कुछ भी नहीं मिला। शायद छोड़ के मत जाना। आपने आखिरी बार अपने बच्चे को मोबाइल पर देखा ठीक 12:45 पर, और आप अपनी पड़ोसन आयशा के साथ उसकी बालकनी में ठीक 1:15 पर गए। आपने कोई अजीब सी बात नोट की? शायद घर के आसपास कोई घूम रहा हो। दरअसल सर, मैंने थोड़ी ज्यादा ही पी ली थी, इतना ध्यान नहीं था मेरा। बच्चे को आखिरी बार आपने देखा था ना? हाँ, मोबाइल पर। वो सो रहा था? देखिए, ठीक से याद कीजिए, सो रहा था या? हाँ, वो सोया हुआ था, मैंने ठीक से देखा था। रात को 12 बजे मैंने उसे दूध पिलाया, वो रो रहा था। चुप! जब देखो तब तंग करते रहता है मुझे। चुप! वहाँ पर तेरे पापा उस आयशा के साथ, और तू यहाँ पर मेरे तंग कर रहा है। चुप! एकदम चुप! यहाँ सुनाया था मैंने उसे। सर, ये मेडिसिन मिला और ये संभालो अपने। ये दवा आपकी है? कल शाम को ली थी ये दवा आपने? अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये डिप्रेशन की दवा है। माइल्ड पिल से, और डिप्रेशन भी माइल्ड है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, यही है ना आपको? हाँ, अक्सर औरतों को प्रेगनेंसी के बाद हो जाता है, लेकिन पॉइंट ये है कि ये दवा आपने शराब पीने से पहले ली। तो क्या हुआ? सिर्फ 1-2 ग्लास ही तो पिया था मैंने ज्यादा तो नहीं पी थी ना। शायद आपको पता नहीं, ये दवा शराब के साथ लेना ठीक नहीं, सीधा दिमाग पर असर करता है। कहाँ कुछ याद रहेगा आपको? यहाँ मेरा बच्चा खोया है और आप मेरे प्रिस्क्रिप्शन के बारे में बात कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आता कि मेरा बच्चा खोया है, वहाँ पर जाके ढूंढ लेना मेरे बच्चे को। हाँ, वो डिनर पे आए थे, हमने ही उन्हें इनवाइट किया था, लेकिन हमें भी अजीब लग रहा था कि वो अपना बच्चा घर ही छोड़कर आ गए। इनफैक्ट हमने भी पूछा नहीं। दरअसल हम दोनों को बच्चे अच्छे नहीं लगते। मानव ने हमें बताया कि वो आपके साथ स्मोकिंग के लिए बाहर गया, लगभग ठीक उसी समय जब बच्चा गायब हो। हाँ, एक्चुअली विनोद स्मोक नहीं करते। मुझे रात को प्यास लगी, मेरी नींद खुल गई। मैं जब पानी लेकर आ रहा था तो मैंने खिड़की से देखा कि पिछले रास्ते से एक गाड़ी आ रही थी। मुझे अजीब सा लगा। आपको ऐसा क्यों लगा? कोई बगैर हेडलाइट के रात में कार चलाता? देखिए, हो सकता है किसी ने फिरौती के लिए आपके बच्चे को उठाया। सर, हम लोग इतने अमीर नहीं हैं, बिजनेस भी ठीक ठाक ही चल रहा है। हाँ, दीप्ति के पेरेंट्स अमीर हैं सर। मामा, मेरी मामा को तो इन्फॉर्म किया ही नहीं। मामा, मामा, ये सब कैसे हुआ बेटा? दरअसल हम पड़ोस में गए थे। एक मिनट, दीप्ति बता रही है ना? हेलो हेलो दीप्ति, आपकी किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर। सी देखिए, हो सकता है कि आपकी दुश्मनी के चलते किसी ने आपके नवासी को किडनैप कर लिया। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने दामाद को जरा सा भी पसंद नहीं करते, राइट? जी हाँ, मैं अपने दामाद को पसंद नहीं करता हूँ, वो मेरी बेटी के लायक ही नहीं है। और आपका नवासा? ये कैसा सवाल है? भले ही वो मानव का खून है, लेकिन ही इज माई फर्स्ट ग्रैंडसन। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई लव हिम वेरी मच।
थोड़ी देर आराम कर ले बेटा। 6 बज गए माँ, पता नहीं मेरा बच्चा कैसा। ले बेटा दवा खा ले, थोड़ा आराम मिलेगा। दीप्ति, मैं आती हूँ। दीप्ति, मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर क्या गुजर रही है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बहुत शौक था ना तुम्हें उस आयशा के घर जाने का, उसके घर पार्टी करने का। देखो क्या हो गया, हमारा बच्चा खो गया, हमने हमारा बच्चा खो दिया। सब तुम्हारी वजह से हुआ। क्यों किया ऐसा तुमने? मेरी गलती, मुझे नहीं जाना चाहिए था मेरे बच्चे को छोड़ के। देखिए, मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि वो पेशेंट पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार है। माइंड नहीं, एक्यूट। किस हद तक? वो कभी भी वायलेंट हो जाता है। थैंक्स। एक बात बताइए, हाँ जी। क्या कोई पेशेंट जानबूझ के पोस्टमार्टम डिप्रेशन का नाटक कर सकता है? देखिए सर, दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो ये बता सके कि पेशेंट फेक ड्रामा कर रहा है या फिर उसे एक्चुअल प्रॉब्लम है। हम जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो रिपोर्ट के आधार पर ही करते हैं। ओके, थैंक यू। पिछले 3-4 महीने से सर वो टेंशन में थे, लोन भी अरेंज कर रहे थे। मुझे माफ कर दो दीदी, अगर मैं कल रात रुक जाती तो ये सब नहीं होता। ज्यादा बकबक मत कर, जाकर अंदर काम कर। जी। रुकिए, हो सकता है किडनैपर का कॉल। उसे कम से कम 30 सेकंड के लिए अपनी बातों में उलझाए रखिए ताकि हम उसे ट्रेस कर सकें। रिकॉर्डिंग शुरू करो। हेलो हेलो हेलो, कौन? हेलो, सुमन, इधर आओ। ये जंपर तो वही है जो ध्रुव ने पहना था। मिस्टर मानव, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों मिलकर हमें गुमराह कर रहे हैं? शायद 12 बजे जब मैं घर आई थी तब मैंने बदल दिया हो। मुझे आजकल कुछ ठीक से याद ही नहीं रहता। पता नहीं मैंने उससे क्या पहना था, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। माना, देखिए प्लीज आप अपने दिमाग पर जोर डालिए, प्लीज याद कीजिए। हो सकता है कोई ड्रेस मिसिंग हो। दीप्ति, बेटा आराम से खोजो, मिल जाएगा। टेडी बेयर वाला, माँ मैंने टेडी बेयर वाला नाइट सूट पहना था उसे। हाँ मुझे याद है। सुजीत, इस इंफॉर्मेशन को भी सर्कुलेट करवाओ। पहले ही हमारे हाथ से बहुत टाइम निकल चुका है। पता नहीं वाकई में इस औरत को याद नहीं या फिर जानबूझकर हमें गुमराह कर रही। सर, दीप्ति के डॉक्टर ने हमें बताया कि उसकी डिप्रेशन माइल्ड नहीं है, कभी भी वायलेंट हो सकती है। इसका मतलब हो सकता है कि उसे याद ना हो। एक तो डिप्रेशन की दवा और ऊपर से शराब, कहाँ कुछ याद रहता है। अच्छा, वो मानव के बारे में कुछ पता चला? सर, उसके बिजनेस डूबने के कगार पर है, बहुत बुरी हालत है। उसने अपने लैपटॉप से पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में काफी जानकारी हासिल की है सर। यहाँ तक कि एक माँ कैसे अपनी बच्ची को मार सकती है उसे ये तक पता था। ये मानव जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है। सुजीत, हो सकता है पैसे के लिए इसी ने अपने बच्चे को खुद ही किडनैप करवाया और इसकी बीवी भी इसके साथ शामिल है। लेकिन सर, फिरौती के लिए अभी तक एक भी कॉल नहीं है। और अगर ये प्लान उन दोनों में से किसी का भी होता, पहले से ही कैसे पता होता कि नौकरानी छुट्टी लेने वाली है? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि नौकरानी भी पूरे प्लान में शामिल है? सर, हम नजर रखे हुए हैं उस पर। सुजीत, ये भी तो हो सकता है कि दीप्ति ने डिप्रेशन में अपने ही बच्चे को मार दिया और मानव उसे बचाने की कोशिश कर रहा है।
जाने दो माँ, मुझे मारने दो माँ, मैंने अपने बच्चे को मारा माँ, मैंने कुछ नहीं किया। तू अपने आप को ब्लम मत कर बेटा। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन, तू अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। आपका बिजनेस डूब रहा है और आपको लोन भी नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के लिए आपने अपने ही बच्चे को किडनैप कर लिया? कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मेरा बच्चा गायब हुआ है और आप मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप नहीं तो आपकी वाइफ, क्या वो ऐसा कर सकती हैं? जी नहीं, कभी भी नहीं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन, काफी रिसर्च की है आपने इस पर। हमें आपके लैपटॉप से पता चला। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ऐसे सीवियर डिप्रेशन में आपकी वाइफ किसी भी हद तक जा सकती है, सुसाइड कमिट कर सकती है, यहां तक कि अपने बच्चे की जान ले सकती है। सर आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? अगर मेरी वाइफ डिप्रेस्ड है तो क्या ये नेचुरल नहीं है कि मैं उसके बारे में जानने की कोशिश करूंगा, कुछ समझने की कोशिश करूंगा? और मुझे पूरी तरीके से पता है कि उसका डिप्रेशन वायलेंस की हद तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आपने हमसे कुछ छुपाया है। उस रात आप अपनी पड़ोसन आशा के साथ थे, ये आपने छिपाया हमसे, लेकिन उसने हमें बता दिया। मुझे भी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना याद है कि मानव सादा पास आने लगे तो मैंने उन्हें धक्का दे दिया। झूठ बोल रही है सर वो। पहल उसने की थी, मैंने तो उसे रोका था। क्या कर रही हो यार? मेरी वाइफ अंदर है, तुम्हारा हस्बैंड अंदर है। गोड़ू है। ये बात उस रात क्यों नहीं बताई आपने? कैसे बताता सर बीवी के सामने? एक तो मैं पहले से इतने नशे में था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आयशा ने इतना बड़ा झूठ बोला कैसे। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि कौन सत्यवादी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये सारी प्लानिंग आयशा के साथ मिलकर की हो? सर आप कुछ भी बोले जा रहे हैं। बहुत प्यार करता हूं मैं दीप्ति और अपने बच्चे से, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता है। और फ्लर्ट आयशा कर रही थी, मैं नहीं। आप मानव को अंदर बुलाइए ना प्लीज। आप टेंशन मत लीजिए, वो यहीं पे। अच्छा आप हमें एक बात बताइए, जिस पड़ोसी के घर पे आप पार्टी में गई थी उसके साथ आपका रिश्ता कैसा है? आपके पति का अफेयर चल रहा था आयशा के साथ? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सच में कुछ नहीं है। आपने हमें बताया था कि आपको माइल्ड डिप्रेशन है, लेकिन आपके डॉक्टर ने बताया कि आपको सीवियर डिप्रेशन। इस डिप्रेशन में आप कुछ भी कर सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथों कुछ हो गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति ने आपको बचाने के लिए हमें कहानी बनाकर सुनाई हो? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुन, तू अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे मार नहीं सकती। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पोस्टमार्टम डिप्रेशन यानी कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी मां को होने वाला डिप्रेशन। दीप्ति इसी दौर से गुजर रही थी। हमारे देश में इस डिप्रेशन के बारे में बहुत कम अवेयरनेस है। बच्चे को जन्म देने के बाद हर औरत इससे गुजरती है। कुछ में ये फेज बहुत छोटा होता है तो कुछ औरतों के लिए ये दौर बेहद मुश्किल होता है। इसी अवस्था में घर से बच्चा गायब हुआ था। पुलिस को शक था कि इस केस में पति या पत्नी या दोनों ही शामिल हैं। पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी उन्हें एक झूठी कहानी ही लग रही थी। दिन गुजरते गए लेकिन बच्चे के मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे और ना ही बच्चे के माता पिता का इस केस में शामिल होने का कोई सबूत मिला था। और सबसे अचरज की बात तो यह थी कि फिरौती के लिए अब तक किसी का फोन नहीं आया था। पुलिस को लगा कि अब यहां कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। उनकी मानव के घर पर से नजर हटी और वही हुआ जिसकी पुलिस राह देख रही थी। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी तुम्हारी। इतनी खाली पेट दवाई कैसे लोगे? थोड़ा खा लो ना प्लीज। आपको मेरी बेटी की अगर इतनी फिक्र होती तो रात पार्टी पे अपने साथ क्यों लेकर गए थे आप? देखिए आप हम दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे तो एहसान होगा आपका। मैं भी जानता हूँ, ये भी जानती हैं आप कितना हेट करते हैं मुझे। अगर मेरा बस चलता ना तो ये शादी में कभी होने ही नहीं देता। और एक बात बताइए, आज तक आपने मेरी बेटी को दिया क्या? हाँ? सिर्फ लेना है आपको, लेना। ऐसी कौन सी सोने की ईंटें दे दी आपने अपनी बेटी को? और कौन सा बाप अपनी बेटी की रस्सी में हेल्प नहीं करता? बताइए। चुप करिए आप, मेरी बेटी की हालत खराब है और इस समय ये सब बातें। अरे दीप्ति, बेटा
बच्चे को अगर जिंदा चाहते हो तो मानो। पुलिस को खबर मत करना और 3 करोड़ रुपए लेकर तैयार रखना। कब और कहाँ देना है जल्दी बताऊंगा। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। नहीं पापा, नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। अगर पुलिस को पता चलेगा तो मेरे बच्चे को मार देंगे। नहीं, हम पुलिस को नहीं बताएंगे। अब आप प्लीज पैसों का इंतजाम कीजिए ना प्लीज पापा। हाँ बेटा, पैसों के बारे में बिल्कुल फिक्र मत, तुम मुझ पर छोड़ दो। तुमने तो डरा ही दिया। रवि, रवि कहाँ? ध्रुव, ध्रुव, रवि, ध्रुव, रवि, बैग, बैग कहाँ? क्या कर दिया मैंने? हेलो पुलिस। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छिपाई क्यों? सर हम सब डर गए थे, धमकी ऐसी थी सर, अगर वो बच्चे को कुछ कर देता तो अब क्या हुआ? पैसे भी गए और बच्चा भी नहीं मिला। देखिए ठीक से सोचिए, याद कीजिए, आपने उसका चेहरा देखा था, कुछ तो याद होगा आपको। कुछ याद नहीं सर। ठीक है, फिलहाल हम जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी याद आए तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। चलो। सुजीत, मानव अपनी गाड़ी से निकला, दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन अपने पैसों का बैग वो अपनी ही गाड़ी में छोड़कर गया। क्यों? बिना पैसे दिए तो उसे बच्चा मिलने वाला था नहीं। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मानव को पहले से ही पता था कि दूसरी गाड़ी में कौन बैठा है? उसको लगा होगा प्लान के मुताबिक पैसे मिलते ही बच्चा वापस मिल जाएगा, लेकिन उस आदमी ने एंड मोमेंट पर उसे धोखा दिया। मानव की हर बात में मुझे झूठ की बू आती है। ये जरूर इस केस में इन्वॉल्व है। इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, अच्छी तरह से चेक करो। अगर उसमें कुछ ना मिले तो मुझे शक है कि इस किडनैपिंग को अंजाम देने के लिए इसने किसी दूसरे नंबर का इस्तेमाल किया है। रवि फोन उठा। रवि, उस आयशा से बात कर रहे थे ना यहाँ पर छुपकर। अरे उससे कुछ पूछना था। दीदी मेरी बात, दीदी मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी बात थी जो तुम्हें बाथरूम में जाना पड़ा मानव? बता मुझे। तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे Just relax, दीप्ति, दीप्ति मेरी बात सुनो प्लीज। अच्छा तुम चाहती हो ना कि मैं उससे कभी बात नहीं करूँ? मैं उससे कभी बात नहीं करूँगा, हाँ? और ये फोन भी फेंक दूंगा, हाँ? ध्रुव की जितनी चिंता तुम्हें है उतनी मुझे भी। बच्चा है वो मेरा। अच्छा सुनो, अब दीप्ति तुम्हें आराम की जरूरत है, प्लीज जस्ट रिलैक्स, हाँ? हम जस्ट रिलैक्स, हम ध्रुव को ढूंढ लेंगे। बॉडी पलटो। सर बस ये वॉलेट है। रवि, ये मर गया तो फिर ध्रुव का क्या होगा? क्या करूं? बस सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। खून कल रात को हुआ है 9 से 10 बजे के बीच। गला काट के खून किया गया है सर। हमने खबरियों को काम पे लगा दिया, फोटो भी सर्कुलेट कर दिया बॉडी का आइडेंटिफिकेशन के लिए। सर मानव आया मिलने के लिए, बुलाओ उसे। ओके सर। सर ये फोटो देखिए सर, ये वही आदमी है जिसने उस दिन मेरे सर पर वार किया था सर। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हें इसका चेहरा याद नहीं। हाँ सर उस दिन मेरे सर पे चोट लगी थी, एकदम शॉक में था, सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। लेकिन आज जब मैंने इसकी फोटो अखबार में देखी तो फिर मैंने अपने दिमाग पे जोर डाला तो याद आया। सर यही था वो आदमी, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है सर। और सर इसको मैंने अपने घर के आसपास भी देखा। Are you sure? यस सर। सुजीत, सर इनके घर के आसपास पूछताछ करो।
हो सकता है किसी ने देखा हो, शायद दीप्ति ने देखा हो। ओके सर। अगर इस आदमी ने मेरे बच्चे का किडनैप किया है और अगर ये मर चुका है तो मेरा बच्चा कहाँ है? कहाँ है मेरा बच्चा? आप लोग नए नए सवाल लेकर आते हो, मेरे बच्चे को क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? हाँ, आप लोग को समझ में नहीं आता कि 1 साल से नहीं ढूंढा है मेरा बच्चा। एक मिनट, आप शांत हो जाइए। हम आपके ही बच्चे को ढूंढ रहे हैं, इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। अगर आपने इस आदमी को कहीं देखा है, कुछ बता सकते हैं, आप पहचान लें तो हम जल्द से जल्द इस तक पहुंच पाएंगे। सो प्लीज कोऑपरेट। जरा सोचिए, घर के आसपास हो, दूर कहीं हो, या इस आदमी ने आपका पीछा किया हो। मैंने देखा ऐसे, पर कहा घर के आसपास ही देखा होगा ना, याद करने की कोशिश करो। घर के आसपास नहीं देखा मैंने, पर कहीं तो देखा है मैंने इसे। सर, मानव के पड़ोसियों ने तो नहीं देखा था उस आदमी को, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा था। कहाँ देखा था? ये उसी आदमी। सर, ये पति पत्नी मिलके में गोल गोल घुमा तो नहीं रहे। मुझे तो लगता है अखबार में कोई न्यूज पढ़ी होगी, एक फोटो देख ली और अपनी कहानी जोड़ दी। पत्नी नहीं, पति। ये मानव हमें गोल गोल घुमा रहा है। मुझे नहीं लगता कि दीप्ति इस केस में इन्वॉल्व है। डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं। सर, उस लाश को एक आदमी ने पहचान लिया, रवि कुमार नाम। रवि कुमार, देखते हैं। ये सब मेरे बच्चे का नहीं, पर ये नाइट सूट ध्रुव का, ये मेरे बच्चे का क्या है? मेरा ध्रुव का। माना ये सब क्या हो रहा है? कहीं मेरे बच्चे को उसने मेरे बच्चे को मार तो नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं होगा दीप्ति, कुछ नहीं होगा उसे। नहीं, मुझे नहीं, ये मेरे बच्चे का है, छोड़ो। प्लीज, ये सारी चीजें हमें फॉरेंसिक लैब भिजवानी है। मानो मेरे बच्चे का है, मानो मेरे बच्चे का है, ये मेरे बच्चे का है। देखिए, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। हमारे पास सर्च वारंट है। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। हेलो, किडनैपर को तुम्हारा प्राइवेट नंबर कैसे मिला मानव? मुझे कैसे पता? तो मुझे ये बताओ कि ये प्राइवेट नंबर रखने की जरूरत क्या थी? पापा, वो पड़ोस की आयशा है ना, उसी के साथ बात करने के लिए लिया होगा। और क्या? कुछ भी बोली जा रही। समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये नंबर सीक्रेट था तो किडनैपर को मिला कैसे? ये फोन हमें कुरियर से मिला, जिसमें सिर्फ एक नंबर था। जब नंबर डाल किया तो पता चला कि वो आपका है, और इस कुरियर के साथ एक चिट्ठी भी थी। इस बार 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मुझे कैसे पता? आप सब लोग मुझ पे किसे पूछे, किसे ब्लेम करे? बता ना मानव। तुम ही जिम्मेदार हो। तुम हमेशा से नालायक रहे हो और रहोगे। देखिए, वो मेरा भी बेटा है। मैं ऐसे कैसे? सुनो, मेरी बात सुनिए। चुप हो जाइए आप। हमें इतना तो पता चल गया ना कि हमारा ध्रुव जिंदा है। अब ये सोचना है कि करना क्या है। 5 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है या पुलिस को बताना? पापा, कुछ कीजिए ना प्लीज पापा। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। बस एक बार किडनैपर्स का फोन आ जाए तो हम हमारे ध्रुव को उनके चुंगल से छुड़ा कर देंगे। शक की सुई मानव पर अटकी हुई, लेकिन शक ये भी है ये जो बंदा मरा है रवि, ये भी शायद मानव के साथ इन्वॉल्व था। लेकिन इस थ्योरी के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं। सुजीत, एक काम करते हैं, इस पति पत्नी से अलग अलग पूछताछ करते हैं। पति के मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करते हैं और बीवी को याद दिलवाने की कोशिश करते हैं कि उसने रवि को कहां और कैसे देखा था। ओके सर। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, आपने रवि को कहां देखा था? काश कि मुझे याद रहता। मेरे डिप्रेशन की वजह से मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। इसका आपके पति से कोई कनेक्शन किसी भी तरह से? देखिए, आप अपने पति को बचाना चाहती हैं या आप अपने बच्चे को?
मैं जानती हूँ कि मेरे पति काफिर है। मैं जानती हूँ कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे प्रेगनेंसी के बाद हमें दूरी आ गई थी और मेरी डिलीवरी के बाद मेरी डिप्रेशन की वजह से हम और दूर हो गए थे। इसलिए वो आयशा के पास जाने लगे, उसे चुप चुप कर फोन करने लगे। मैं जानती हूँ कि अब वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन ध्रुव में उनकी जान अटकी है। वो ध्रुव का कुछ नहीं होने देंगे। मेरा आयशा के साथ कोई अफेयर नहीं है। मैं अपनी बीवी दीप्ति और बच्चे ध्रुव को बहुत प्यार करता हूं। और जिस बच्चे से तुम इतना प्यार करते थे, अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर उसका ही किडनैपिंग करवाया। मैं नहीं चाहता था कि मेरे बच्चे को कुछ हो। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था, सिर्फ पैसा। सर आप टेंशन में लग रहे बहुत। अरे आदमी जितना बड़ा उतनी बड़ी टेंशन। यार अभी बहुत बुरा हाल है बिजनेस का यार। क्रेडिट पे कुछ मिल ही नहीं रहा है। इतना बकाया है कि 1 महीने की सैलरी देना मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही चलता रहा ना तो यार बिजनेस बेचना पड़ सकता है मुझे। लाखों का नुकसान होगा, समझ रहा है? समझ रहा हूँ यार। क्या करूं यार, कब तक मुंह छुपाता रहूं? अगर ये बिजनेस बंद हो गया ना तो मेरा ससुर है ना तमाशा देखेगा मेरा। लेकिन वो तो काफी मालदार है, उसे क्या कमी? नहीं यार, उसने पहले ही बहुत कुछ दे रखा उसने मुझे। घर उसका है, बिजनेस उसका है, और कुछ नहीं देगा मुझे। देख, अगर नहीं देता तो छीन ले। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुझ में हिम्मत है तो बताऊं। तेरा एक बच्चा है ना? ये सब मैंने अपने बिजनेस को बचाने के लिए किया, अपने फ्यूचर के लिए किया, अपने बच्चे के लिए किया। तय तो यह था कि ध्रुव को खरोच तक नहीं आएगी, लेकिन तुम इस हद तक गिरोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। पापा सही थे तुम्हारे बारे में। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, पता है तुम्हें? ऐसा मानव का प्लान उल्टा पड़ गया। रवि ने उसे धोखा दिया, उसके पैसे लेकर भाग गया। फिर रवि का किसी ने खून कर दी, मतलब कोई और भी शामिल है इस प्लान। मास्टर प्लान उसी का लगता है। अगर बच्चा जिंदा है तो उसी के पास होगा, लेकिन वो है कौन? सर, एक बात बतानी थी आपको। कुरियर से एक फोन आया था और फिरौती की मांग भी की है। इस बार 5 करोड़ रुपए मांगे। ये फोन हमें कुरियर से मिला, साथ में चिट्ठी भी। इस बार 5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। देखिए, अभी भी देर नहीं हुई। अभी भी आपके बच्चे को बचाया जा सकता है, लेकिन आपको हमारी मदद करनी होगी। आपने जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, अपने माता पिता से भी नहीं। ओके, सही। हेलो, रुपए तैयार हैं? सर, मैंने हर जगह पूछताछ की है, किसी ने उस कुरियर वाले को नहीं देखा। ये रहे फोन रिकॉर्ड्स। इस एक नंबर पर बार बार कॉल किया गया है, मतलब इस किडनैपिंग में कोई और भी इन्वॉल्व है। सुजीत, पीछा करो। हमें किडनैपर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली। हमें पता है आपने उसे कहां देखा। हम जान चुके हैं कि रवि कुमार कौन है। क्या हुआ? रवि का नाम सुनते ही आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया?
बोल, बता सच क्या है? सर, अपनी से कम उम्र के आयशा से शादी करके मैं खुश नहीं था सर। मुझे नहीं पता था कि ये शादी इतनी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती। वो हर एक से फ्लर्ट करती थी सर, मानव से, यहां तक कि मानव के ससुर से भी। यही बात से मैं और वीना करीब आए। बड़े अजीब लोग हैं ना, सोचते हैं कि रिश्ते सिर्फ जवानी से ही जुड़े होते हैं। आप जैसे मैच्योर वुमन को समझ पाने की ना इस इंसान में औकात ही नहीं। अब आप ही बताइए, रिश्ते क्या सिर्फ जिस्मानी होते हैं? आप इस सब में शामिल है ना? ये मेरी माँ है, ये मेरे बच्चे को क्यों किडनैप करवाएगी? हमारे पास इनकी कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इनके नंबर से बार बार आपके पड़ोसी विनोद को कॉल किया गया, किडनैपिंग की रात को भी। क्या आपने ऐसा माँ? मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है माँ? ध्रुव, 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 ध्रुव। बोलो। मेरे पति की नजर में मेरी कोई कीमत नहीं थी। औरतों से फ्लर्ट करने की बीमारी थी। और आयशा तो बेटी की उम्र की थी, पर उन्हें शर्म आए तब तो। ऐसे में मुझे विनोद मिले, अच्छे लगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहने के बारे में सोचने लगे सर। मैंने दीप्ति के पापा से कहा कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो धमकी दी कि एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी तुझे। पैसा तो आयशा के पास ही था ना सर, उसे छोड़ देता तो मैं तो कंगाल हो जाता ना। सारी प्लानिंग मेरी थी सर। रवि दूर के रिश्ते से मेरा कजन था। तभी आपकी बेटी दीप्ति ने कहा कि उसने रवि को पहले शायद कभी देखा है, पर वो बहुत पहले की बात, इसीलिए दीप्ति को कुछ याद नहीं। रवि आवारा था, दीप्ति के पापा को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर दीप्ति के घर की एक एक चीज मुझे पता थी सर। मुझे ये भी पता था कि वो कब पड़ोस के घर में गए। मैं पिछले दरवाजे से घुस गई, वाईफाई ऑफ किया। बच्चा जगा हुआ था, पर अपनी नानी को पहचानता था, इसलिए रोया नहीं। मैंने उसे गोद में उठा लिया। मैंने रवि को बोला कि दरवाजे पर कुछ तोड़फोड़ कर दो, ताकि लोगों को लगे कि कोई जबरदस्ती घर में घुसा है। इस मानव को अपने साथ कैसे इन्वॉल्व किया? मुझे मेरे दामाद की कमजोरी पता थी सर। यही सोचकर मैंने उसका इस्तेमाल किया, ताकि उसे भी सजा मिले। मेरी बेटी को धोखा दे रहा था, यही सोचकर मैंने ये सारी प्लानिंग की। 3 करोड़, इसके 3 हिस्से होंगे, एक तुम्हारा, एक मेरा और एक वीना जी का। मुझे मंजूर है, और इसकी शुरुआत मुझे मानव से दोस्ती करने से करनी है। यस। रवि तो इस जुर्म में तुम्हारा पार्टनर था ना, तो फिर उसे क्यों मार दिया? क्योंकि वो हमारे प्लान को छोड़कर बाहर निकलना चाहता था सर। जो भी है 3 हिस्से करो और बच्चे को छोड़ दो। 5 करोड़ मिलने के बाद इतनी आसानी से ये सौदा नहीं जाने देंगे। बहुत पैसा है आनंद के पास। जितना मिला उतना काफी है। तुम ऐसे बीच में प्लान छोड़कर नहीं भाग सकते। प्लान इतना ही था। तुम्हें पूरा प्लान बताया ही नहीं था। तुम्हें फोन करना ही होगा। आप मुझसे इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। मर्डर तो हमारे प्लान में था ही नहीं सर, इसीलिए रवि। और सर, मैं अपने नवासे को कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, और ना दी मैंने। मुझे तो बस अपने पति और दामाद को सबक सिखाना था, और पति से पैसे लेकर अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी सर। तुम्हारी नई जिंदगी जरूर शुरू होगी, लेकिन जेल। जिंदगी में आगे बढ़ने की ख्वाहिश, बहुत कुछ पाने की चाहत रखना बिल्कुल गलत नहीं है। हर इंसान गुजरे हुए कल से बेहतर आज चाहता है। हर कोई बेहतर जिंदगी, बेहतर लाइफस्टाइल चाहता है। अगर एक रिश्ता असफल हो जाए तो नए रिश्ते के साथ जिंदगी को शुरू करने में कुछ गलत नहीं, लेकिन अगर उस रिश्ते की बुनियाद जुर्म पर रखी जाए तो फिर वही होता है जो विनोद और वीना के साथ हुआ। दीप्ति जो वैसे ही डिप्रेशन में थी, उसके 2 सबसे करीबी अपनों ने उसे धोखा दिया था। वैसे तो कुछ हद तक हम सभी खुदगर्ज हैं, लेकिन ये बेहद जरूरी है कि हमारी खुदगर्जी इस हद तक कभी ना बढ़ पाए कि हम दूसरों को तबाह करने लगे, क्योंकि सच्चाई ये है कि दूसरों को तबाह करते करते हम खुद ही तबाह होते हैं।
इंसान की जिंदगी में 3 चीजें अक्सर बहुत ही उलझी हुई होती हैं। उसका दिल, दिमाग और तकदीर। दिल कुछ चाहता है, दिमाग उसे पाने के रास्ते तलाश करता है, लेकिन होता वही है जो तकदीर को मंजूर होता है। ऐसी एक उलझी हुई कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो है दिल्ली की रहने वाली चित्रा मालविया की। उसने भी जिंदगी से वही खुशियां मांगी जो हम सब मांगते हैं, लेकिन तकदीर ने उसे वो दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी जिंदगी की एक कहानी पुलिस की एफआईआर बुक में एक केस के तौर पर दर्ज हुई और दिल्ली पुलिस के सामने आई अब तक की वो सबसे मुश्किल चुनौती बनी जिसका सामना शायद ही उन्होंने पहले कभी किया था। चित्रा, अब हम तो तुम्हारे साथ हैं और अपना मुन्ना भी। अब भगवान से क्या मांगोगी? मैं मांगूंगी कि आप और मुन्ना हमेशा मेरे साथ रहें। वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, है ना मुन्ना? हमेशा। सर, इसी जगह एक्सीडेंट हुआ था और जब एक्सीडेंट हुआ था तब करीब सुबह के 5 बजे थे। तब कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उन्हें देखा था हादसा होने के बाद। बुलाओ। इधर आओ। नमस्ते साहब। नमस्ते। क्या देखा तुमने? हम नाइट ड्यूटी करके साहब घर लौट रहे थे, तकरीबन सुबह के 5 बजे होंगे। हमने देखा खून में सने हुए कुछ लोग पड़े हैं साहब, तो हमने 100 नंबर पे कॉल कर दिया। और कोई गाड़ी देखी? नहीं साहब। या तो ये लोग मंदिर जा रहे थे या मंदिर से आ रहे थे। जी सर। और एक बात, जैसा सब दिख रहा है ऐसा लगता है जैसे गाड़ी इस डायरेक्शन से आई होगी। यहाँ से आने के बाद गाड़ी ने इन लोगों को यहाँ टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद वो अपना कंट्रोल खो बैठा और जाकर ये इस पेड़ से जा टकराई। सर, तेजी से ब्रेक मारने की वजह से यहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान भी मौजूद है। हिल की साइज और पेड़ पर जिस हाइट पर ये मार्क आया है, उसे देखते ऐसे लगता है कि बड़ी कार रही होगी। अगर पेड़ पे इतना गहरा निशान लगा है तो जरूर गाड़ी पे भी डेंट पड़ा होगा। ये हिट एंड रन का मामला है या प्लान मर्डर, ये हमें विक्टिम ही बताएगा। एक काम करो, आसपास के गैरेजेस में जाओ और उनसे कहो अगर कोई एक्सीडेंटल गाड़ी आती है तो फौरन हमें इन्फॉर्म करें। ओके सर। मेरा पति। अरे क्या कर रही हैं आप? आपको उठने की परमिशन नहीं है। बताइए ना, वो लोग ठीक है ना? हम आपके पति को नहीं बचा पाए। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना से मिलना है। एक लापरवाह ड्राइवर एक महिला और उसके पूरे परिवार को अपनी गाड़ी की पहियों के नीचे कुचलकर भाग गया था। इस हादसे में उस महिला के पति की मौत मौके पर ही हो गई थी और उसका मासूम बच्चा अब भी खतरे से बाहर नहीं था। उसी रात एक और घटना घटी जिसमें दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक व्यक्ति की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। अलग इलाकों में घटी थी और घटनाओं की वजह भी अलग थी, लेकिन फिर भी ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। बहुत गहरा और करीबी रिश्ता था इनमें, जो आगे चलकर सामने आने वाला था। इसे काफी गहरी चोट लगी है। हमने इसे बचा तो लिया, लेकिन ये अब कभी देख नहीं पाएगा। मुन्ना, 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 ए मुन्ना। हम आपकी हालत समझ सकते हैं। वो क्या है, केस की तहकीकात करने के लिए हमारे लिए कुछ बातें जानना बहुत जरूरी होता है, जैसे गाड़ी किस रंग की थी, नंबर क्या था या कौन चला रहा था, कुछ भी जो आपने देखा हो। कुछ नहीं देख पाई, बस गाड़ी चलाने वाले को देखा था। कौन था वो? डॉक्टर पारिक।
हमारे मोहल्ले के पास उसका दवाखाना है, द्वारका, सेक्टर नंबर 23। मुझे लग रहा है ये मामला सिर्फ एक्सीडेंट का नहीं, कुछ और भी है जो उससे जुड़ा हो सकता है। कोई खास वजह सर? हाँ, चित्रा का बयान। उसने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं देखा, बात समझ में आती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सड़क पर गिरे होने के बावजूद इतनी बुरी कंडीशन में और वो भी अंधेरे में उसका ड्राइवर को देख लेना और पहचान लेना, बात समझ में नहीं आती। लेकिन सर वो झूठ क्यों बोलेगी? कल से घर नहीं लौटे हैं, कहाँ है मालूम नहीं। आपके फादर कल से घर नहीं लौटे हैं और आपने उन्हें ढूंढने की या पुलिस की मदद लेने की कोई जरूरत नहीं समझी। आपके फादर एक हिट एंड रन केस में सस्पेक्ट हैं। बेहतर होगा अगर कुछ जानती हैं तो वो बता दें। सर मैंने बोला ना आपको, हमें कुछ नहीं मालूम है कहाँ गए वो। मैडम आपके हाथ में चोट कैसे लगी? ये सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। आपकी मदर कुछ बोलती नहीं है क्या? जी नहीं सर, वो हमेशा से कम ही बोलती। डॉक्टर साहब की गाड़ी कहाँ है? वो अपने साथ लेके गए। कौन सी गाड़ी है उनके पास? ब्लैक कार है। गाड़ी का नंबर है DL1C BP 7377। लगता है इस डॉक्टर के परिवार वालों को डॉक्टर की कोई खास चिंता नहीं। हाँ सर, काफी अजीब बिहेवियर है माँ बेटी का। सर ये भी तो हो सकता है कि चित्रा और उसकी फैमिली को उड़ाने के बाद डॉक्टर साहब डर के फरार हो गए हो। एक काम करो, इस डॉक्टर की गाड़ी ढूंढवाओ और मोबाइल की लास्ट लोकेशन भी पता करो। ओके सर। सर डॉक्टर और उनकी कार क्लिनिक पर भी नहीं है। उनका कंपाउंडर बता रहा था 22 में शाम को 6 बजे डॉक्टर क्लिनिक से निकले थे कुछ पेशेंट्स को देखने के लिए, तब से वो लौटे नहीं। सर डॉक्टर पारिक के कॉल लोकेशन के हिसाब से वो 22 मई को शाम को 7 से 8:30 बजे के बीच गुरुग्राम में थे। वहाँ पर उन्होंने किसी पेशेंट को विजिट किया था। फिर उसके बाद अपने घर द्वारका जाने के बजाय वो दिल्ली जयपुर हाईवे की तरफ चले गए। उनके फ़ोन की लास्ट लोकेशन भी इसी हाईवे की है। 22 मई को शाम 9 बजे से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, जो अब तक ऑन नहीं हुआ है। डॉक्टर पारिक दिल्ली से बाहर कहीं या फिर जयपुर जाने वाले थे? नहीं सर, हमें नहीं पता। मैडम हमें आपके हस्बैंड के एक हिट एंड रन केस में तलाश है और हमें ये बात भी अच्छी तरह से पता है कि वो घटना होने के करीब 8 घंटे पहले से खुद से लापता है। We need your cooperation. वो जिंदा है या मर गए? आखिर खाई गई ना मेरे बेटे को तू, और मेरे पोते को अंधा कर दिया। जो हुआ उसमें मेरी गलती है? नहीं, गलती तो मेरी है जो अपने बेटे की जिद के आगे झुककर तुझे इस घर में लाने दिया उसे। लेकिन अब ना मेरा बेटा है और न मेरी मजबूरी। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा घर से, चल निकल जा। माँ जी क्या बोल रही? एक मिनट माँ जी, माँ जी। कहने से होने वाली मैं। साहब इंसान नहीं, लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। गरीबों का तो पूरा इलाज मुफ्त में क्या करते हैं, वो कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया। उनके ऐसा बढ़िया आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है इस जमाने में। कि लोगों का ये कहना है कि वो बहुत अच्छे इंसान थे। अगर इतने ही अच्छे आदमी थे तो अपनी गाड़ी के नीचे आए उन लोगों को हॉस्पिटल में दाखिल कराते, ऐसे सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भागते नहीं। लेकिन इस डॉक्टर पारिक की फैमिली का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगभग 40 घंटे हो गए उन्हें गायब हुए। ना तो उनकी पत्नी को कुछ फर्क पड़ रहा है, ना ही उनकी बेटी को। सर इसी हाईवे पर 1 किलोमीटर चलने के बाद रोड से थोड़ा अंदर जाकर डॉक्टर साहब का फोन स्विच ऑफ हुआ था। सर यही वो लोकेशन है जहां पर डॉक्टर पारिक का फोन स्विच ऑफ हुआ था। एक काम करो, देखो सब लोग क्या मिलता है। ओके सर। सर यहां पर एक लाश है, देखिए। एक काम करो,
आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, कुछ ना कुछ सबूत के तौर पर जरूर मिलेगा, मर्डर वेपन वगैरह या कुछ भी। ओके सर। और हाँ, इनकी गाड़ी भी देखो। चलो भाई। हो सकता है कहीं आसपास ही हो। जी सर। हाँ पंडित जी। हाँ नहीं, वो बेटे का श्राद्ध करना है ना, तो उसलिए मैंने। तू? ये मेरे पति का घर है और इसके पिता का। आप हमें यहाँ से नहीं निकाल सकती। और निकाल दिया तो क्या करोगी? हाँ, मुझे भी ऐसे ही मार दोगी जैसे रमेश को मार दिया? आप बार बार वही चीज क्यों दोहरा रही हैं? आपसे कितनी बार कहा है कि वो एक हादसा था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हटिए, हटिए। आप हमें नहीं निकाल सकती, हमारा घर है ये। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इनकी मौत 22 मई को रात को 11 बजे के करीब हुई है। यानी क्लिनिक से निकलने वाली रात में? यस सर। इज दिस नेसेसरी सर? मम्मी की थोड़ी सी तबीयत खराब है। मुझे नहीं पता अपने फादर की लाश को आइडेंटिफाई करना आपकी नजर में कितना जरूरी है, बट यस, दिस इज नेसेसरी। लीगल प्रोसीजर है, आपको पूरा करना होगा। जी हाँ सर, यही है डॉक्टर मनोज पारेख। डॉक्टर पारेख की मौत 22 मई को हुई थी और चित्रा के साथ घटे हादसे की तारीख और वक्त था 23 मई सुबह के 5 बजे, यानी कि डॉक्टर पारेख के कत्ल के 8 घंटे बाद। लेकिन चित्रा का कहना था कि जो गाड़ी उसे और उसके परिवार को टक्कर मारकर गई, उसे डॉक्टर पारेख ही चला रहे थे। कौन था वो? डॉक्टर पारेख। लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि जिस व्यक्ति की मौत हो चुकी हो, वो अपनी मौत के 8 घंटे बाद गाड़ी चलाता हुआ आए और एक्सीडेंट करके गायब हो जाए? मतलब साफ था कि या तो चित्रा ने उस गाड़ी के ड्राइवर को ठीक से देखा नहीं था, या फिर चित्रा झूठ बोल रही थी। और सवाल यह था कि अगर चित्रा झूठ बोल रही थी तो क्यों? दूसरी तरफ डॉक्टर पारेख का परिवार भी पुलिस के लिए किसी उलझन से कम नहीं था, जो कि उनके गायब होने के वक्त से ही अजीब बर्ताव कर रहा था और उनकी मौत के बाद भी उसके बर्ताव में कोई बदलाव नहीं आया था। कहीं इसकी वजह यह तो नहीं थी कि डॉक्टर पारेख के कत्ल का कोई सिरा उसके अपनों से जुड़ा था? आपकी हालत काफी खराब थी उस समय, इसलिए हमने आपको समय दिया। अब बताइए। क्या बताऊं साहब? यही कि आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि वो गाड़ी डॉक्टर पारेख चला रहे थे, जबकि आपके एक्सीडेंट से काफी पहले उनकी हत्या हो चुकी थी। वो गाड़ी कैसे चला सकते थे? क्या बोल रहे हैं साहब? डॉक्टर पारेख की हत्या? जी साहब, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैंने वही बताया जो मैंने देखा। मैं क्यों उनका झूठा नाम लूंगी साहब? उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पे साहब। मेरे पति बहुत बीमार थे साहब, और हमारे पास इलाज कराने के पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने ही मेरे पति को ठीक किया साहब, और इलाज के पैसे भी नहीं लिए हमसे। जहां तक मुझे याद है वो डॉक्टर पारेख ही थे। वो गाड़ी जो भी चला रहा था, डॉक्टर पारेख या कोई और, उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद कीजिए। सर, यह है वो स्केच जो चित्रा ने बनवाया है, और ये डॉक्टर पारेख की फोटोग्राफ। ये तो आपस में काफी मिलती हैं। विवेक, इस केस में दो बातें हो सकती हैं। एक तो उस गाड़ी चलाने वाले की शक्ल डॉक्टर पारेख से बहुत ज्यादा मिलती हो, या फिर ये चित्रा हमें बेवकूफ बना रही है। एक काम करो, ये चित्रा की हिस्ट्री निकालो, देखो इसमें डॉक्टर पारेख कहाँ कहाँ दिखाई देता है, और साथ ही मृणाल और कंचन की कुंडली भी निकलवाओ। उसे डॉक्टर पारेख की कुंडली से मैच करा के देखो कि इनकी कुंडली में प्रॉब्लम है क्या। ओके सर। वो उनका अंतिम संस्कार करवाना होगा। हिलो मत, लग जाएगा। अच्छे से होना चाहिए सब कुछ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो भी है आखिर है तो। मैंने कहा ना, हाथ मत हिलाओ, लग जाएगी आपको। मैं जानती हूँ तू ये सब क्यों कह रही है, पर अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है।
मॉम, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी है। वो भले ही आपके लिए और दुनिया वालों के लिए मर गए हों, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी जिंदा हैं। मर के भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे वो। डॉक्टर पारिक की फैमिली के बारे में क्या और कितना जानते हो तुम? सर 2 लोग और हैं उनकी फैमिली में, एक उनकी बेटी, एक उनकी वाइफ, बस इतना ही जानता हूँ। डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया करते थे और ना ही वो लोग कभी यहाँ आते थे। कब से काम कर रहे हो डॉक्टर साहब के यहाँ? सर करीब 10 सालों से। तो तुम्हारे कहने का मतलब है पिछले 10 सालों से डॉक्टर साहब की फैमिली का कोई भी मेंबर क्लिनिक में नहीं आया? सर दरअसल उनकी वाइफ भी पहले डॉक्टर थी। डॉक्टर थी? मतलब डॉक्टर पारिक की वाइफ मिसेस पारिक डॉक्टर हैं? जी हाँ, वो पहले प्रैक्टिस भी किया करती थी लेकिन फिर छोड़ दी। क्यों? सर ये नहीं पता, लेकिन उनका खुद का भी कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत सालों से। सर लोग तो ये भी कहते हैं कि वो थोड़ी सी हिली हुई है, शायद इस वजह से प्रैक्टिस छोड़ दी हो। और उनकी बेटी? सर जहाँ तक मुझे पता है वो हिसाब से डॉक्टर साहब और उनकी बेटी के बीच में ज़्यादा नहीं बनती थी। पिछले 1 साल से उनकी बेटी अलग ही रहती थी। वो मैडम से मिलने रोज आती थी घर, लेकिन डॉक्टर साहब उनके सामने भी आ जाए तब भी वो उनसे बात नहीं करती थी। इन्हें पहचानते हो? हाँ सर, ये चित्रा वो रमेश है। सर रमेश को टीबी थी, जब उसकी टीबी बिगड़ गई तब उसे यहाँ लेके आए थे इलाज के लिए, और इसका इलाज हमारे साहब ने किया है। ये मेरे पति का घर है, मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, समझे? एक कदम भी आगे बढ़ाए ना तो मैं खुद का गला रेत दूंगी, और मैं ना कभी फिर पूरी जिंदगी तुम लोग पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते फिरना। निकलो ऐसे, निकलो! चलो चाची। निकाल! पागल हो गई, निकाल! एक बात पूछूं? कहीं तूने तो नहीं मरवाया अपने पापा को? अरे अब जब यहाँ रहने ही लगी है तो अपने लिए रोटियां बना रही है ना, मेरे लिए भी 2 रोटी बना देना। मैंने कहा मना किया है माँ जी, आप ही हमेशा। अभी देती हूँ खाना आपको, आप बस मुन्ना पर नजर रखिए, कहीं गिरकर चोट ना लगा ले। हमें पता चला है पिछले 1 साल से आप इस घर में नहीं रहती हैं, और घर छोड़ने की वजह थी आपके फादर। बनती नहीं थी आपकी आपस में, वो खास वजह? दुनिया में हर एक की आपस में बने ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हर एक में और बाप बेटी के रिश्ते में फर्क होता है मिस कंचन। मेरी और उनकी थिंकिंग मैच नहीं होती थी। और आप मिसेस पारिक, किस चीज का इलाज चल रहा है आपका? डिप्रेशन का? अपने डॉक्टर का नाम बता सकती हैं आप? डॉक्टर सुषमा सक्सेना। ये लीजिए। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना यहीं तो था। मुन्ना! तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ नहीं ना? मना किया था ना तुझे बाहर निकलने के लिए, फिर क्यों निकला? हाँ? घर चल। व्हाट? मिसेस पारिक पिछले 8 साल से डिप्रेशन का शिकार हैं? जी हाँ। हमने मिसेस पारिक के लेफ्ट हैंड की कलाई पे पट्टी बंदी देखी थी। पूछने पर उनकी बेटी कंचन ने बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी, लेकिन जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अपनी कलाई मृणाल ने खुद काटी थी, और अपनी जान लेने के लिए ऐसा वो पहले भी कई बार कर चुकी है, वो भी अलग अलग तरीकों से। लेकिन क्यों? एक्चुअली इसकी शुरुआत तब हुई
जब उसे अचानक से अपनी प्रैक्टिस छोड़नी पड़ी। प्रैक्टिस छोड़ने की कोई खास वजह? एक्चुअली शुरुआत में जब भी मैं उसकी बॉडी पर अलग अलग चोटों के निशान या जले हुए का निशान देखती और उससे पूछती तो हमेशा उसका एक ही जवाब होता कि मैं खुद ही खुद को चोट पहुंचा रही हूँ। कि बेटी और उसके हस्बैंड भी यही कहते थे, पर पता नहीं क्यों मुझे उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता था। ऐसा लगता था कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बात कुछ और है। डॉक्टर पारेख की पत्नी मृणाल सीवियर डिप्रेशन का शिकार थी और अपनी बेटी से भी उनकी कुछ खास नहीं बनती थी। पर क्या इस बात का डॉक्टर पारेख की हत्या से कोई संबंध था? चित्रा के साथ हुआ हादसा और डॉक्टर पारेख की हत्या, ये दोनों घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन ये जुड़ाव बहुत ही उलझाने वाला था। एक तरफ पुलिस को लग रहा था कि डॉक्टर पारेख की फैमिली जरूर कोई बात छुपा रही है, कोई ऐसी बात जिसका संबंध इस केस से हो सकता है। दूसरी उलझन थी चित्रा का वो बयान जिसमें वो रो रो कर ये कह रही थी कि जिस हादसे में उसने अपने पति को खोया था उसके जिम्मेदार डॉक्टर पारेख थे, जो कि उस दिन वो गाड़ी चला रहे थे। लेकिन ये नामुमकिन दिखाई दे रहा था क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर पारेख की मौत चित्रा के साथ हुए हादसे से बहुत पहले हो चुकी थी। साथ ही डॉक्टर पारेख की कार भी अभी तक पुलिस को नहीं मिली थी। तो कोई तो एक कड़ी थी जो इन दोनों पहेलियों को एक दूसरे से जोड़ती थी, लेकिन अब तक मिसिंग थी। रमेश और चित्रा, उनके बीच के रिश्ते कैसे थे? बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे से। चित्रा तो बहुत ख्याल रखती थी रमेश भाई जी का। साहब जी, रमेश की माँ रमेश के ब्याह के खिलाफ थी, पर रमेश अड़ गया। रमेश तो फिर शादी करके ही माना। बेचारा रमेश पिस जाता था बुरी तरह। कभी कभी जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती थी तो आ जाता था बैठ के पीने के लिए। साहब उसको घर की टेंशन बहुत थी। साहब जी, वो उसके जान के पीछे पड़ी रहती सी मेरे बेटे नू मार दिता। इतना ही नहीं साहब जी, ओनू अपने पौधे दे नाल भी प्यार दी सी। खामोश रहकर किसे बचाना चाहती हैं आप? अपनी बेटी को? नफरत करती थी वो अपने फादर से, इनफैक्ट अभी भी करती है। कहीं उसी ने तो नहीं, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। वो बेचारी तो ऐसा कर ही नहीं सकती। बहुत अच्छी बच्ची है वो, बहुत ही अच्छी। मैंने किया है ये सब। आपने? बहुत गलतियां की हैं मैंने आज तक, पर मैं ऐसी पहले नहीं थी। उन्होंने बनाया मुझे ऐसा। दुनिया के लिए भगवान थे वो, पर हमारे लिए बस यही वो अकेली वजह थी जिसके चलते वो अलग अलग तरीकों से मुझे सजा देते थे किसी भी बात पर। मृणाल, शर्ट हो गया? हाँ। दो। मृणाल, जी? ये क्या? ये मैं दूसरी दे। तुम्हें ठीक से आयन करना भी नहीं आता? ये दूसरी ले लीजिए। मैं हमेशा यही सोचती थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिसके चलते मनोज को बहाना मिल जाए और फिर वो मुझे। धीरे धीरे मैं कंफ्यूज्ड रहने लगी। अपने किए हुए हर काम के लिए, अपने लिए हुए डिसीजन पर, अपनी किसी भी चीज पर यकीन नहीं रहा मुझे। लेकिन आप एक डॉक्टर थी मिसेस पारेख, अ हाईली एजुकेटेड वुमन। आपने आवाज क्यों नहीं उठाई इस टॉर्चर के खिलाफ? पुलिस की मदद क्यों नहीं ली आपने? अपनी बेटी के लिए, आखिर मुझे उसे भी बचाना था। उसके साथ भी पूरी उम्र गुजार दी साहब। कितनी माएं देखी, कितने बच्चे जने, मैं नहीं पहचान सकूंगी? 6 महीने से ज्यादा हो गया था मेरा बेटा टीबी के चलते अपनी बीवी से अलग सोता था। लेकिन एक दिन मैंने देखा कि कहाँ मुंह काला कर आ रही हूँ? जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं। तबीयत खराब है बस मेरी। ये भी तो हो सकता है कि रमेश और चित्रा के बीच कुछ हुआ हो। बिल्कुल नहीं साहब, क्योंकि रमेश अपनी बीवी और बच्चे से बहुत प्यार करता था, इसीलिए तो टीबी के डर से उनसे अलग सोता था। यानी इस वक्त चित्रा प्रेग्नेंट है?
अरे ऐसी नाजायज औलाद को कोई रखता है क्या? गिरवा लिया होगा बच्चे को। लेकिन इन सब बातों को तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, और ये भी तो हो सकता है ये सब तुम्हारी कोई गलतफहमी हो। मैं मान लेती अगर मैंने उस दिन उसे छुप छुप कर एक आदमी से मिलते हुए नहीं देखा होता तो। कौन था वो? मैं नहीं जानती कौन था, लेकिन उसका यार ही होगा ना, और कौन होगा? ये था। अरे नहीं नहीं, ये तो हमारे डॉक्टर साहब है जो हमारे रमेश का इलाज कर रहे थे। वो आदमी तो हमारे रमेश की उम्र का ही था और आता भी मोटरसाइकिल पर था। मृणाल जी ने हमें सब बता दिया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। अगर मॉम की हालत ऐसी ना होती ना तो मैं कब का मर चुकी होती या फिर कहीं भाग गई होती। कि मॉम की मेंटल कंडीशन के चलते मेरा उनके साथ रहना हर वक्त जरूरी था, रात में भी और दिन में भी। उसी दिन वो घर छोड़ दिया था मैंने। पाँव भी नहीं रखना चाहती थी वहां, इस डर से कि कहीं उससे सामना ना हो जाए। लेकिन फिर भी हर रोज जबरदस्ती खुद को खींच कर जाती थी वहां पे, मॉम के खातिर, उनका ख्याल रखने के लिए। जुर्म के इन दोनों मामलों की जांच में तरक्की हुई थी। पुलिस के पास अब डॉक्टर पारेख की पत्नी मृणाल और बेटी कंचन थी, जो सालों से डॉक्टर पारेख की यातनाएं सहती आई थी। बहुत मुमकिन था कि अपनी इस यातना भरी जिंदगी से निजात पाने के लिए दोनों ने या फिर दोनों में से किसी एक ने डॉक्टर पारेख का कत्ल किया हो या फिर करवाया हो। सर, कंचन और मिसेस पारेख के सेलफोन की कंप्लीट रिपोर्ट आ चुकी है। जिस वक्त डॉक्टर पारेख का मर्डर हुआ उस वक्त ये दोनों द्वारका में ही थी, क्राइम सीन से लगभग 60 किलोमीटर दूर। उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स में भी कोई सस्पेक्टेड या नया नंबर नहीं है। जितने भी कॉल्स आए या गए हैं वो सभी के सभी कॉल्स या तो फैमिली के हैं या तो फिर फ्रेंड्स के। सर मुझे लगता है कि चित्रा की सास ने उससे अपनी नफरत और नाराजगी के चलते झूठी कहानी बनाई है। मुझे नहीं लगता कि चित्रा ऐसा कुछ कर सकती है, क्योंकि सबका यही कहना है कि चित्रा अपने पति रमेश से बहुत प्यार करती थी। जिन लोगों के बारे में तुम बात कर रहे हो वो उस डॉक्टर पारेख को भी देवता बता रहे थे, राइट? जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते, मृणाल और कंचन को भी नहीं, क्योंकि मोबाइल के लोकेशन से सिर्फ ये पता चलता है कि मोबाइल उस वक्त कहाँ था, मालिक भी उस वक्त वहाँ था, ये जरूरी नहीं। ये मृणाल और कंचन पे भी नजर रखनी होगी। यस सर। और चित्रा की सास ने जो कहानी बताई है हमें उसका भी पता लगाना होगा कि उसमें कितनी सच्चाई है। यस सर। देवराज, हाँ लेके चलो उसे। साहब, चल। मैंने कुछ नहीं किया साहब। चलिए बताओ, चित्रा को कैसे और कितना जानता है? क्लिनिक की नर्स ने हमें सब कुछ बता दिया। मुझे नहीं पता चित्रा और देवराज के बीच में अफेयर था या नहीं, लेकिन नो डाउट काफ़ी क्लोज थे दोनों। वो भी आती थी वहाँ अपने पति का इलाज कराने, बस इसीलिए बातचीत होती थी। अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा वैसा था हमारे बीच, तो वैसा कुछ नहीं था। मेरी बीवी भी जानती थी उसे, बातें भी होती थी दोनों में। आप चाहिए तो पूछ सकते हो साहब। इस देवराज के कॉल रिकॉर्ड्स आए कि नहीं अब तक? अभी तक नहीं सर। जल्दी से मंगवाओ। ओके सर। हर चीज के दो पहलू होते हैं, यानी दो सिरे। मुझे लगता है हम सिर्फ एक सिरे पर ध्यान दे रहे हैं, दूसरे सिरे को हमने अभी तक छुआ तक नहीं। किस बारे में बात कर रहे हैं आप सर? डॉक्टर अपने एक पेशेंट को देखने गया था। 8:30 बजे उस पेशेंट के घर से निकलने के बाद डॉक्टर को अपने घर जाना चाहिए था। वो अपने घर जाने की बजाय गया दिल्ली जयपुर हाईवे पर, जहां करीब 11 बजे के करीब उसकी हत्या हो गई। ऐसा क्या हुआ होगा जो उस डॉक्टर को उस पेशेंट के घर से निकलने के बाद अपने घर जाने की बजाय दिल्ली जयपुर हाईवे पर जाना पड़ा हो? हमें इसका पता लगाना होगा। वह तो सर ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ कुछ दवाइयाँ लिखियाँ ते चले गए। उस दिन डॉक्टर साहब के इस दरवाजे से अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक के वक्त को फिर से याद कीजिए। अभी आपने जो कुछ भी मुझे बताया उस दौरान कुछ अलग से नोटिस किया हो आपने? मसलन उन्होंने किसी को फ़ोन किया हो या किसी का फ़ोन उन्हें आया हो, या वो बहुत खुश नज़र आ रहे हो या बहुत गुस्से में हो, कुछ भी जो ऐसा नोटिस किया हो आपने? हाँ, वो उस दिन कुछ नाराज लग रहे थे, कुछ बड़बड़ कर रहे सी, किसी ਨੂੰ गालियां दे रहे सी। मैं उन्होंने पूछा पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिता। हाँ, एक गल होर सर, वो जदों इत्थों गए ना, उन्हों का मूड बिल्कुल फ्रैश सीगा।
डॉक्टर पारिक की फैमिली के अलावा जितने लोगों से भी हमने बातें की हैं, सबका यही कहना है कि उन्होंने कभी भी डॉक्टर पारिक को ऊंची आवाज में बात करते हुए नहीं सुना। और सर डॉक्टर पारिक के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से डॉक्टर पारिक को उस दौरान कोई कॉल आई या गई भी नहीं थी। एक मिनट, इस पार्किंग वाले से पूछते हैं, हो सकता है इसने कुछ देखा हो। जी सर। आओ। भाई कब से कह रहा हूँ गड्डी जाके उधर लगाना। अरे क्या हो गया? ले भाई ले, लगा दे तू, थोड़ी जल्दी है। अरे हमारे पास कौन सा टाइम है यार, पैसे ले 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 भाई, पैसे ले। एक मिनट, इसको पहचानते हो? देखा है कभी? साहब जी रोज इतनी गड्डियाँ आती है, इतने बंदे आते हैं, कहाँ किसी की शक्ल याद रहती है। मुझे याद नहीं कौन है ये। ठीक है, ये हैं तुम्हारे और देवराज के बीच हुई बातचीत के कॉल रिकॉर्ड्स। तो क्या हुआ साहब, जान पहचान थी इसलिए बातें तो होती थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा था साहब। इस बात पे हमें कोई शक नहीं, तुम दोनों के एक दूसरे को किए गए कॉल भी ठीक ठाक ही हैं, 2-3 दिन में एक कॉल। लेकिन ये क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आया। अपने एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर 40 और 3 कुल मिलाकर 43 कॉल किए थे चित्रा ने तुझे, तूने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों किए तुमने इतने कॉल्स देवराज को, जब तुम्हारी जान पहचान मामूली थी और वो तुम्हारे कॉल्स पिक भी नहीं कर रहा था? ऐसी क्या बेचैनी थी जो तुम इसे कॉल पे कॉल किए जा रही थी? उस पेशेंट के घर के अंदर जाते समय डॉक्टर पारिक गुस्से में था और निकलते वक्त नॉर्मल। हालांकि इससे हमें कुछ हासिल नहीं होता। इधर चित्रा और देवराज हैं जो खामोश हैं, लेकिन उनके पास सॉलिड एलिबाई है कि डॉक्टर पारिक के मर्डर के वक्त वो मौका वारदात से कोसों दूर थे। इसके अलावा दोनों इतने पैसे वाले भी नहीं है सर कि किसी किराए के कातिल को हायर कर सके। इससे भी बड़ा सवाल है मोटिव का। मुझे कोई मोटिव नहीं दिखाई देता उनके पास, बल्कि अपने आपस के रिश्तों को लेकर उनकी खामोशी मुझे कहीं ना कहीं खटक रही है। लग रहा है जैसे इस खामोशी का मकसद बदनामी का डर नहीं बल्कि कुछ और भी है। शायद इस डॉक्टर पारिक का पूरा सच अभी हमारे सामने आया ही नहीं है, कुछ है जो हमसे छूट रहा है। एक काम करो राकेश, डॉक्टर पारिक के क्लिनिक से उसके सभी पेशेंट्स की लिस्ट निकलवाओ, सबसे बात करो। ओके सर। सर इस डॉक्टर पारिक ने तो अपने पास आने वाली किसी भी जवान औरत को नहीं छोड़ा। सभी गरीब तबके के लोग हैं, इसीलिए किसी ने आवाज़ भी नहीं उठाई। और सर इसके अलावा किसी को अपने बच्चे का इलाज करवाना था या किसी को अपनी माँ का, तो सबका वही हाल है। हाँ ये सच है, अपने इलाज के लिए एक भी पैसा बचा नहीं था मेरे पास। डॉक्टर पारिक ने मुझसे इलाज का पैसे ना लेने का वादा किया था, क्योंकि बदले में उसे कुछ और चाहिए था। और कोई रास्ता मेरे पास नहीं बचा था साहब। अगर मैं रमेश का इलाज नहीं करवाती तो वो मर जाते। डॉक्टर पारिक उनका इलाज बिना पैसे लिए करने को तैयार थे और उस दिन उन्होंने मुझे अपने क्लिनिक में बुलाया। पूरी कीमत वसूली उसने मुझसे अपने मुफ्त इलाज की। एक बार अबॉर्शन भी करवाना पड़ा मुझे साहब। जब मेरी और चित्रा की दोस्ती हुई तब मुझे पता चला वो पारिक जो फ़ायदा मेरी बीवी की मजबूरी का उठा रहा है वही वो चित्रा के साथ भी कर रहा था। तो हम दोनों ने तय किया कि हम उसे जान से मार डालेंगे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे रोक लिया। देवराज पीछे हट गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे उस पारिक को सजा दूं। फिर अचानक उस दिन हमारा एक्सीडेंट हो गया। मुझे मौका मिला और मैंने वो इल्जाम उस पारिक पर डाल दिया। कौन था वो? डॉक्टर पारिक। सोचा मार नहीं पाई तो क्या हुआ, पूरी जिंदगी अगर वो जेल के पीछे सड़ेगा तो शांति मिलेगी मेरे मन को। देवराज को यही बताने के लिए मैं उसे लगातार फोन कर रही थी सब। मैंने उसके फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो वापस डॉक्टर पारिक को मारने की बात करेगी। वो आदमी कौन था जिसने तुम्हारा एक्सीडेंट किया? उठाओ इसे, देखो जरा ये गाड़ी का मालिक कौन है, लेके आओ उसे।
मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मेरी बात तो सुनो, सर मेरी बात तो सुनो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ। लिसन टू मी सर प्लीज। डालो इसे गाड़ी में। सर प्लीज मुझे मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे क्यों डाल रहे हो अंदर? सर सर प्लीज लिसन टू मी सर, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे माफ कर देना बेटा। मेरे बेटे के इलाज के लिए तूने क्या क्या नहीं किया और मैंने कितना गलत किया तेरे साथ। माफ कर देना मुझे। सर उस लड़के ने मान लिया है कि चित्रा उसकी फैमिली का एक्सीडेंट उसके कार से हुआ था। इसके बाद वो डर गया, उसे अंदाजा था कि पुलिस उसकी कार को ढूंढ रही होगी, इसलिए उसने कार को छुपा के रखा, कहीं बाहर नहीं निकाला। लेकिन सर उस लड़के का कोई भी कनेक्शन ना तो चित्रा उसकी फैमिली के साथ है, ना ही देवराज के साथ और ना ही डॉक्टर पारिक के साथ। सर डॉक्टर पारिक की कार का पता चल गया है, यहीं पासी के बहरामपुर गांव में है और कोई है जो उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। चलो आजा। चल 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 डालो गाड़ी में, डालो गाड़ी में, गाड़ी में डाल। देख पकड़। बोल, सब सच सच बता। साहब उस रात मेरा मूड पहले से ही खराब था। होता पैसे दिए बगैर जा रहे हो यार, हैं? ज्यादा होशियार से क्या तू? कैसी बात कर रहे हो तुम? कोई था क्या यहाँ पर? खाना बिजी है क्या तू? मूतने गया था, इंतजार नहीं कर सकता क्या? ये ले चल। तुम्हारे 25 रुपए के चक्कर में ये 500 का छुट्टा कराऊं क्या? हैं? चल छुट्टे दे। नहीं है मेरे पास। मैं कैसी बात कर रहे हो तुम? जानते हो मैं कौन हूँ? बाप ना है मारा, समझा? बाकी जो भी है मारे टुल्लू से। चल छुट्टे दे, टाइम नहीं है हमारे पास। नहीं है मेरे पास, लौटते वक्त देता हूँ। ओ ताऊ पैसे दे के जा। 2 कौड़ी के गंवार मेरे कंधे पर हाथ रखता है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। एक पुलिस को फोन करूंगा ना तो पिछवाड़ी की सारी चमड़ी छील देगी पुलिस। और तमीज कहीं। साले पुलिस की धमकी देता है, अभी बताता हूँ तेरे को। रुक। सर इसका फोन आया और हम पार्किंग में आ गए। ताऊ भीतर बैठ जा, चाबी दे दे। हमारे से पंगे लेगा तू? क्या बोल रहा था? पुलिस को बुलाएगा ना? हैं? जाना है? ये बेचूंगा। मूड खराब था। इतनी छोटी सी बात पर एक आदमी की जिंदगी छीन ली तुम लोगों ने। सड़ो जिंदगी भर यहां आप तुम लोग, तब जाके तुम्हें जिंदगी की कीमत पता चलेगी। व्यवसायिक जीवन में अपनी असफलता और पत्नी की सफलता से कुंठित होकर डॉक्टर पारिक ने जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ किया, उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर पारिक के हाथों शोषण का शिकार हुई चित्रा ने भी अपने गुस्से को अपनी समझ पर हावी होने दिया और कानून का दरवाजा खटखटाने की बजाय खुद इंसाफ करने निकल पड़ी। इसके अलावा चित्रा की सास, डॉक्टर पारिक की पत्नी डॉक्टर मृणाल और बेटी कंचन, ये सभी किसी न किसी नकारात्मक भावना के शिकार हुए। अगर चित्रा की सास ने उस पर शक करने की बजाय उसे समझकर उसका साथ दिया होता तो चित्रा ने डॉक्टर पारिक की गंदी नीयत के सामने अपने घुटने टेकने की बजाय जिंदगी से लड़ने और अपने पति को बचाने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढा होता। अगर मृणाल ने अपने डर और अपनी बेटी को लेकर अपनी असुरक्षितता को अपने आप पर हावी न होने दिया होता और शुरुआत में ही डॉक्टर पारिक के खिलाफ आवाज उठाई होती तो न सिर्फ अपने आप को और अपनी बेटी को बल्कि उसने उन तमाम मजलूम महिलाओं को भी डॉक्टर पारिक का शिकार होने से बचा लिया होता। इस कहानी से हम सबको ये सीख मिलती है कि हमें अपनी भावनाओं, खासकर नकारात्मक भावनाओं विचारों से सतर्क रहना चाहिए।
उनका गुलाम बनने की बजाय अपनी समझदारी से उन्हें काबू में रखना चाहिए। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।